हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह। आज हम इस वीडियो के अंदर अपने लास्ट वीडियो से चल रहे कंटिन्यू चैप्टर विदेशी विनिमय दर को एंड तक पहुंचाएंगे। देखिए, विदेशी विनिमय दर के इस चैप्टर में हमने आपको बताया कि विदेशी विनिमय दर वो दर है जिस पर एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ लेन देन किया जाता है। हमने शुरू में बताया कि एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा से लेन देन किया जाता है। जैसे $1 75 रुपए का है तो उस पर उसको लेन देन किया जाना, हमने बताया ये अभी पिछले वीडियोस के अंदर कि इसे हम नाम देते हैं विदेशी विनिमय दर। आपने पढ़ा विदेशी विनिमय दर की मांग होती है, पूर्ति होती है। विदेशी विनिमय दर सरकार द्वारा भी तय होती है, स्थिर विनिमय दर व्यवस्था मांग और पूर्ति द्वारा होती है, लोचशील विनिमय दर व्यवस्था, साथ साथ प्रबंधित तरणशीलता के बारे में भी हमने पढ़ा। आज हम आपको कुछ और चीजें समझाते हैं इस चैप्टर के अंदर। लास्ट में कुछ चीजें हैं। देखिए, विदेशी विनिमय दर तय होती है, बाजार में तय होती है। देखो, मांग है, पूर्ति है तो बाजार भी है। विदेशी मुद्रा का भी एक बाजार है, विदेशी मुद्रा बाजार नाम से समझिए, जहां विदेशी मुद्रा का लेन देन होता है। आप बोलते हो कार बाजार, जहां कारें खरीदी बेची जाती है। तो विदेशी मुद्रा बाजार का मतलब है जहां विभिन्न देशों की करेंसियों का आपस में लेन देन किया जाता है। लेकिन खास बात समझनी है कि ये कोई जगह नहीं है, कोई भौतिक स्थान नहीं है। मैं कहूं कनॉट प्लेस में है, न्यूयॉर्क में है, चांदनी चौक में है, ऐसा नहीं है। ये एक सिस्टम है जिसमें लेन देन होता है, जिसमें शामिल है सारे व्यापारिक बैंक, देश का केंद्रीय बैंक, व्यापारी, एजेंट, सरकार, सब मिलकर एक सिस्टम बनता है जिनके द्वारा एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में बदला जाता है। जैसे अगर आपको इंडिया में रुपए के बदले डॉलर चाहिए तो सिस्टम में जाना पड़ेगा। कुछ व्यापारिक बैंक इसकी डील करते हैं, केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराता है, सरकार की उसमें मंजूरी होती है, विदेशी बैंक भी उसमें शामिल होते हैं। तो पूरे सिस्टम का नाम है विदेशी मुद्रा बाजार, कि जहां एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में बदला जाता है। लेकिन याद रखिए, ये कोई स्थान नहीं है, लेकिन इस सिस्टम एक समूह, व्यापारी, बैंक, केंद्रीय बैंक, सरकार, सब मिलकर करेंसी को अदला बदली करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये बाजार, क्योंकि व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए। विदेशी मुद्रा कहां से आएगी? इस बाजार के रास्ते से आएगी। इसके जो कार्य हैं हम उसमें यही बताते हैं कि विभिन्न देशों को व्यापार के लिए करेंसी का अंतरण, हर देश को करेंसी जो उपलब्ध होगी वो विदेशी मुद्रा बाजार से ही उपलब्ध होगी। दूसरी चीज, विदेशी मुद्रा के उधार चाहिए, वो भी इस बाजार में उपलब्ध होंगे। आपको कई देशों को विदेशी मुद्रा उधार के रूप में चाहिए, ऋण के रूप में चाहिए, तो वो भी इस बाजार में ही उपलब्ध होगा। कौन देश दे रहा है, कौन बैंक दे रहा है, कौन एजेंट दिलवा रहा है। तो ये देखिए, विदेशी व्यापार के लिए साख यानी कि ऋण के स्रोत ये बाजार उपलब्ध कराएगा आपको। तीसरी बात, सबसे मेन बात, ये बाजार क्यों है? ये बाजार है लोगों को जोखिम से बचाने के लिए। मैंने आपको बढ़ाया, विदेशी विनिमय दर लगातार चेंज होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। ये आपको इंडिकेट करती है, नीचे जा रहा है जी रेट खरीद लो, ऊपर जा रहा है बेच दो। यानी कि विदेशी व्यापार में जोखिम है, विदेशी बाजार में जोखिम है। उसके ऊपर नीचे रेट आपको फंसाते भी हैं, सट्टेबाजी भी होती है, आपने पढ़ा। लेकिन ये बाजार आपको जोखिम से बचाने का काम करता है। आप नेट पर जाइए, रेट लगातार चेंज हो रहा है। आपको लगता है सुटेबल है, कम है, खरीद लो। आपको लगता है कि बेचने का मौका है, बेच दो। तो ये हमें जोखिम से भी बचाता है। तो विदेशी विनिमय बाजार का काम है विभिन्न देशों को विदेशी मुद्राएं देना, उधार के स्रोत देना, लोगों को व्यापार से जुड़े हुए जोखिमों से बचाना। तो यहां पर करेंसी का लेन देन होता है, कई काम ये बाजार करता है और इसी बाजार में रेट तय होता है। हमारा चैप्टर है विदेशी विनिमय दर। ये रेट तय कहां होता है? ये बाजार में तय होता है। आपने पढ़ लिया है, मांग पक्ष, पूर्ति पक्ष। मांग होती है, पूर्ति होती है। विदेशी विनिमय की मांग के साथ विपरीत संबंध है, कीमत का पूर्ति के साथ सीधा संबंध है। ये बातें हमने पिछले वीडियोस में डिटेल कर दी।
तो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण तय कैसे होता है? बात क्लियर है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा बाजार में होता है, जहां मांग और पूर्ति बराबर होते हैं। जहां विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति बराबर होते हैं, वहीं पर विदेशी विनिमय दर तय होती है, जिसे नाम दिया जाता है संतुलित विदेशी विनिमय दर। जब बाजार में रेट आता है $1.75, हम कहते हैं ये बैलेंस रेट है, मांग और पूर्ति के द्वारा तय होता है। सीधी सी बात यह हुई कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष के द्वारा होता है, कि जहां विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति बराबर, वो रेट तय हो गया, वो संतुलित विदेशी विनिमय दर है। हर चीज का संतुलन इकोनॉमिक्स में मांग और पूर्ति से बनता है। तो विदेशी विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में तय होती है, जहां पर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति बराबर है। आप ये देखिए, यहां दिखाया गया है, ये विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति। मांग का वक्र हमने बताया था नीचे दाईं ओर ढालूदार, पूर्ति का वक्र ऊपर दाईं ओर ढालूदार। दोनों का संतुलन इस ई बिंदु पर है, यानी कि ई बिंदु पर रेट तय हुआ है आर ओ आर, ये संतुलित विदेशी विनिमय दर है, और ओ क्यू संतुलित मात्रा है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो ओ आर रेट है तय हुआ है, वो है संतुलित विदेशी विनिमय दर। तो मुख्य बात यह हुई कि देश में विदेशी विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा बाजार में होता है, मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष के द्वारा होता है, जहां विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति बराबर होती है, वहां संतुलित विदेशी विनिमय दर तय हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर के लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कराने जा रहे हैं। जहां तक लगता है कि ज्यादातर इस चैप्टर में दो ही टॉपिक पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एक हमने आपको कराया प्रबंधित तरणशीलता, लोचशील विनिमय दर व्यवस्था, और दूसरा आज जो मैं अभी कराऊंगा इस वीडियो के अंदर, ये सबसे मेन चीज है। इसे आपको समझना है कि किस तरह से ये तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप अपने दिमाग में इसको अच्छी तरह से समझिएगा। एक है घरेलू मुद्रा का अधिमूल्यन, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंग्लिश में कहते हैं इसे। घरेलू मुद्रा का ह्रास, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और यह है घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो ये है एप्रिसिएशन, ये है डेप्रिसिएशन, और ये है डिवैल्यूएशन। तीन टॉपिक आपको समझने हैं। इन तीन टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको मिलने के 99% चांस हैं, इसलिए आप इन पर अपना फोकस रखिए। थोड़ा बहुत आप अंडरस्टूड कर चुके हो पहले के वीडियोस में। ये टॉपिक है घरेलू मुद्रा का अधिमूल्यन। वर्ड याद रखिए, घरेलू मुद्रा यानी हमारी करेंसी, देश की करेंसी का अधिमूल्यन, एप्रिसिएशन मतलब बढ़ना। किसकी तुलना में? विदेशी मुद्रा की तुलना में। देखो सीधा सा बात है, आपने पढ़ा अभी अभी कि मांग और पूर्ति रेट तय करते हैं। अगर मांग और पूर्ति रेट तय करते हैं और घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, हालांकि यहां हल्की सी आपको कंफ्यूजन आएगी, घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ता है विदेशी मुद्रा की तुलना में। यहां लिखा है कि जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में बढ़ जाता है, आप कहोगे बढ़ जाना, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाना। हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है घरेलू मुद्रा की करेंसी विदेशी मुद्रा की तुलना में। कैसे? देखिए, जैसे $1 का मूल्य 75 रुपए चल रहा है बाजार में, लेकिन मांग और पूर्ति से चेंज होकर वो 70 रुपए पर तय होता है। हालांकि स्टूडेंट को यहीं से कंफ्यूजन, सर आपने कहा कि रेट बढ़ता है, ये तो घट गया, 75 रुपए से 70 हो गया। नहीं, यहां रेट बढ़ा है हमारी करेंसी की वैल्यू। कैसे? देखो, पहले आपको $1 लेने के लिए 75 रुपए देने थे, अब 70 देने हैं, तो आपके पैसे की वैल्यू बढ़ी है। जो $1 पहले 75 में मिलता था, अब आपको 70 में मिलेगा। तो जब विदेशी मुद्रा की वैल्यू गिरे, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़े, हमें कम पैसे देने पड़े, तो हम उसे नाम देते हैं घरेलू मुद्रा का
अधिमूल्यन, ये लिखा है देखो। अब $1 के बदले पहले से कम रुपए देने, 75 रुपए से 70 रुपए होने का मतलब अब हमें 75 की बजाय 70 पहले से कम रुपए देने होंगे। विदेशी मुद्रा के रेट घटते बढ़ते रहते हैं। जब विदेशी मुद्रा का रेट घटा यानी हमारी करेंसी का मूल्य बढ़ा है। आपसे पूछा जाए ना वैसे भी कि मुद्रा का अधिमूल्यन मतलब हमारी मुद्रा का अधिमूल्यन हुआ है, हमें फायदा मिला है, अब हमें पहले से कम रुपए देने। इसका प्रभाव क्या होता है? सबसे मेन ये है, सिर्फ ये नहीं है, मेन बात है कि इसका प्रभाव क्या होगा। इसका प्रभाव ये होगा, देखिए अगर आपको 75 की बजाय 70 रुपए देने हैं तो बाहर से अब आपको चीज खरीदना सस्ता पड़ेगा, डॉलर सस्ता हो गया, तो आप इस वक्त विदेशों से ज्यादा खरीद सकते हो। सीधी सी बात कहूं, आयात सस्ते हो गए, आयात सस्ते हो गए हैं तो आयातों में वृद्धि होगी, सीधा सा इसका आंसर है। आपसे पूछा जाएगा कि अगर अधिमूल्यन होता है तो आयातों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? सीधी सी बात, आयात बढ़ेगा, सस्ता लालच आ गया जी, डॉलर सस्ता हो गया, माल खरीदो, घूमो फिरो, तो आयात बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, दूसरे देशों में हम निवेश करेंगे तो विदेशी मुद्रा की जो आयात है वो बढ़ेगा, माल हम ज्यादा खरीदेंगे। लेकिन नुकसान ये होगा, उनको नुकसान होगा, उन्हें अब रुपया महंगा लगेगा तो निर्यात में कमी आएगी। आयात तो बढ़ेगा याद रखिए, लेकिन निर्यात कम होगा क्योंकि उनके हिसाब से अब रुपए की वैल्यू बढ़ गई है, वो हमसे खरीदना कम करेंगे। इसलिए कई बार कहते हैं कि अधिमूल्यन ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इसका उल्टा है घरेलू मुद्रा का ह्रास, डेप्रिसिएशन। ह्रास का मतलब कमी होना, विदेशी मुद्रा का मूल्य कम होना, घरेलू मुद्रा का मूल्य कम होना, यानी हमारी करेंसी का मूल्य कम हो रहा है। यहां पर एक शब्द चेंज हुआ, यहां पर मूल्य बढ़ जाता है, यहां लिखा है कम हो जाता है, यानी घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में कम हो जाता है, हमारी करेंसी का मूल्य कम हो रहा है। मतलब जैसे $1 का मूल्य 75 रुपए से 80 रुपए होना, 75 रुपए का रेट 80, ये अब सर यहां तो बढ़ गया, नहीं, यहां पर अब हमें क्या हुआ, पहले $1 75 का मिलता था, अब 80 का मिलेगा। हमारे हिसाब से डॉलर महंगा हुआ, यहां पर हमारे हिसाब से डॉलर सस्ता हुआ था, यहां पर हमारे हिसाब से डॉलर महंगा हुआ, क्योंकि अब हमें लिखा हुआ है $1 के बदले पहले से अधिक रुपए देने पड़ेंगे। यहां हमने बताया कम रुपए देने पड़ेंगे, यहां ज्यादा देने पड़ेंगे। पहले हम 75 रुपए दे रहे थे $1 के लिए, अब हम 80 रुपए दे रहे हैं $1 के लिए। तो ये ह्रास है, लेकिन फायदा मिलेगा इसका, उनको फायदा होगा, उन्हें $1 से अब 80 रुपए का सामान मिलेगा, यानी उनके लिए हमसे चीजें खरीदना सस्ता हो जाएगा, उनको सस्ता पड़ेगा। यहां आपने देखा अधिमूल्यन में हमें सस्ता पड़ा क्योंकि डॉलर सस्ता हो गया, यहां डॉलर महंगा हो गया, उनको फायदा मिलेगा तो वो निर्यात बढ़ेंगे। सादा सबसे बढ़िया प्रभाव, यहां उल्टा प्रभाव है, ये जो अधिमूल्यन था आयात बढ़ाता है, ये निर्यात बढ़ाता है, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। आपने देखा होगा हमारे देश में विदेशी मुद्रा डॉलर का रेट बढ़ता रहता है, लेकिन कोई परेशानी नहीं होती, सरकार भी कोई कार्रवाई नहीं करती है, केंद्रीय बैंक भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता। बचे जितना डॉलर का रेट थोड़ा ऊपर जाता है हमारे निर्यात बढ़ते हैं, निर्यात बढ़े विदेशी मुद्रा आती है, कमाई होती है, नुकसानदायक नहीं है, याद रखिए। हाँ, आयात महंगे हो जाएंगे, बाहर से खरीदना महंगा होगा तो अच्छा ही है, थोड़ा आयात कम होंगे, लेकिन होता क्या है कि आवश्यक चीजें तो हमें खरीदनी ही, पेट्रोल लेना है, कई और चीजें हैं लेनी है, तो थोड़ा सा आयात बिल बढ़ता है, फिर भी परेशानी नहीं है क्योंकि निर्यात बढ़ रहे हैं, निर्यात से कमाई आ रही है, आयात में दे देंगे, कमा के देने में कोई बुराई नहीं, तो इससे निर्यात बढ़ते हैं, लेकिन आयात थोड़े बहुत कम हो सकते हैं या आयात बिल बढ़ता है। सबसे बड़ी बात याद रखिए कि आयात बिल बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखिए, नुकसान यही होता है, लेकिन निर्यात बढ़ जाते हैं इससे फायदा होता है। कई बार यह भी पूछा जाता है कि अधिमूल्यन व्यवस्था अच्छी रहेगी या ह्रास बेटर है देन
अधिमूल्यन, क्योंकि अधिमूल्यन में एक तो आयात बढ़ रहे हैं लालच के अंदर, निर्यात कम हो रहे हैं। यहां कम से कम निर्यात बढ़ रहे हैं, आयात भी कम होने में फायदा है। तो ह्रास की व्यवस्था से नुकसान नहीं होता अर्थव्यवस्था को, इससे ज्यादा नुकसान होने के चांस रहते हैं। तो ये दो व्यवस्थाएं लोचशील व्यवस्था की हैं। यहां भी बताई गई है कि लोचशील व्यवस्था में लागू रहती हैं ये, क्योंकि मांग और पूर्ति रेट को कभी बढ़ाते हैं कभी घटाते हैं, यानी कभी अधिमूल्यन लाते हैं कभी ह्रास लाते हैं। तो ये दो व्यवस्थाएं क्लियर है। बट एक तीसरी व्यवस्था भी है, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, इसको कहते हैं डिवैल्यूएशन। ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था वाली बुक में भी है, लेसन नंबर 3 आर्थिक सुधार में है। अवमूल्यन का मतलब होता है जब सरकार घरेलू मुद्रा का मूल्य कम कर दे। यहां आपने पढ़ा कि 75 से 80 हो गया, मांग और पूर्ति से हुआ, लोचशील व्यवस्था से। लेकिन इसमें जो मूल्य कम हुआ, यहां भी मूल्य कम हुआ, लिखा है इस बात को, यहां भी मूल्य कम हुआ, लेकिन कौन कर रहा है? सरकार। और क्यों कर रही है? जानबूझकर। कई बार देश की सरकार जानबूझकर विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ाती है, यानी अपनी मुद्रा का मूल्य घटाती है। जैसे आज 75 रुपए चल रहा है, सुबह सरकार कहते जी नहीं जी 77 का हो गया, 75 से 77 हो गया, तो सरकार ने रेट बढ़ा दिया विदेशी मुद्रा का, यानी अपनी घरेलू करेंसी का मूल्य कम कर दिया। तो ऐसा जब सरकार के द्वारा, देखिए दोनों में फर्क समझिए, इन दोनों व्यवस्थाओं में ह्रास में भी मूल्य कम हुआ है, मूल्य इसमें भी कम हुआ है। लेकिन यहां जो मूल्य कम हुआ है वो मांग और पूर्ति लोचशील व्यवस्था में हुआ है, लेकिन यहां जो मूल्य कम हुआ है वो सरकार ने किया है। और सरकार करती है किसमें? स्थिर विनिमय व्यवस्था के अंदर। ये लोचशील व्यवस्था की प्रणाली में होता है, ये स्थिर में होता है, क्योंकि स्थिर में आपने पढ़ा था सरकार विदेशी मुद्रा का मूल्य तय करती है। और क्यों कर देती है ऐसे रेट कम? ये भी सोचने की बात है। ये करती है सरकार निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से। कई बार अगर देश के अंदर निर्यात कम हो, विदेशी मुद्रा का संकट हो, तो सरकार जानबूझकर अपनी मुद्रा का रेट कम करती है ताकि विदेशी हमसे माल खरीदे। अभी सन 2018 के अंदर पेपर में भी आया था हमारे सीबीएसई के, चाइना ने अपनी करेंसी की वैल्यू को 20% डाउन कर दिया, युआन की करेंसी को डॉलर के मुकाबले। क्यों किया? ताकि चाइना के निर्यात बढ़े। हर देश की सरकार अगर अपनी करेंसी का मूल्य खुद जानबूझकर कम करे तो वो अवमूल्यन है। वर्ड दोनों, ह्रास भी कम होना है, अवमूल्यन भी कम होना है। लेकिन ये होता है मांग और पूर्ति से, जबकि ये होता है सरकार की व्यवस्था से, स्थिर विनिमय दर व्यवस्था में। हालांकि दोनों ही, देखिए ये भी निर्यात बढ़ाता है, ये भी निर्यात बढ़ाता है, लेकिन सरकार अवमूल्यन करती ही इसलिए है क्योंकि सरकार को निर्यात में वृद्धि करनी होती है। 1991 में जब भारत में आर्थिक सुधार लागू हुए तो सरकार ने अपनी करेंसी का अवमूल्यन किया। उसमें भी ये क्वेश्चन है और यहां भी, ये दो जगह पर है, इस समष्टि बुक में भी है और भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक में भी, दोनों जगह ये है। आप यहां दोनों का फायदा ले सकते हैं। मेन इन दोनों का अंतर आपको दिमाग में रखते हुए चलना है। देखिए विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति चेंज होती है तो रेट चेंज होते हैं। कभी भी विदेशी मुद्रा की अगर मांग बढ़ेगी तो उसके रेट बढ़ेंगे, और अगर उसकी पूर्ति बढ़ेगी तो रेट कम होंगे। ये एक मैं आपको एक्स्ट्रा बात मेन बताने जा रहा हूं। किसी भी अवस्था में अगर देश में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ रही है तो विदेशी विनिमय दर में वृद्धि होती है। जैसे हमारे तरफ से अगर आयात बढ़ेंगे, हमारे यहां से टूरिस्ट जाएंगे, अगर मांग बढ़ेगी तो उसका रेट भी बढ़ेगा। लेकिन अगर देश में विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ेगी, देश में विदेशी मुद्रा आएगी किसी भी रास्ते से, चाहे निर्यात से आए, विदेशी टूरिस्ट लेकर आए, देश में विदेशी निवेश बढ़ेगा। जब भी देश में विदेशी मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो विदेशी मुद्रा की कीमत में गिरावट आएगी। आपसे मल्टीपल चॉइस में इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि अगर देश में विदेशी निवेश में वृद्धि हो रही है तो विदेशी विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा? निश्चित तौर पर अगर देश में विदेशी मुद्रा आ रही है तो देश में पूर्ति आ रही है, मुद्रा आ रही है, रेट गिरेगा। याद रखिए, टूरिस्ट आ रहे हैं तो भी रेट गिरेगा। लेकिन अगर हमारे आयात बढ़ रहे हैं, हम दूसरे देशों में पैसा लगा रहे हैं, तो मतलब देश से पैसा जा रहा है, मांग हो रही है ज्यादा, तो रेट जो है वो बढ़ेंगे।
ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को हम आगे चलकर भी आपको प्रैक्टिस में कराएंगे। तो ये हमारा चैप्टर है विदेशी विनिमय दर। आगे के वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए।